संविधान की बात ना करें तो आप ज्यादा अच्छा। सनातन की प्रतियां फड़वा रहे थे, मैं आप सनातन की प्रतियां, मैं उस लड़ाई में डलवाना नहीं चाह रहा हूं, आप लोग लगातार वहीं चले जाते हैं। अब आप अपना सवाल पूछिए। आपका सवाल है, देखिए मैं बता दूं आपसे जी कि कोई सा भी शहर हो, कोई सा भी शहर हो, इनकी बुलडोजर चलाने की सिलेक्टिव अप्रोच है। आप मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, मंत्री बताइए कि जिसके ऊपर बुलडोजर चला हो, एक बताइए ना। अभी मैंने मैं उदाहरण तो दिया आपको है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप कहेंगे नाम भी बता दूंगा। सोमेंद्र तोमर नाम पता है, सोमेंद्र तोमर नाम पता है, और TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पेज पे आपको मिल भी जाएगी, खबर भी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुपा रहता है, और सोशल मीडिया के जमाने में आप छोड़िएगा नहीं अभी। मैं यही बोलता हूँ, बीजेपी के किसी नेता के ऊपर क्या बुलडोजर चला है, या सबके निर्माण वैध है, या उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, ये बताइए ना आप मुझे नहीं, बताइए। इसके लिए वो थोड़ी ना बैठे हैं। आप शिकायत कर दीजिए, आप कोर्ट चले जाइए कि ये 5 मंत्री हैं अवैध निर्माण कर रहे हैं, इन पे नहीं, आप मुकदमा करवा दीजिए वहां के प्रशासन पे। मैंने बताया आपको कि जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो उसमें जो इनका जो प्रकोष्ठ है ना, चिकित्सा प्रकोष्ठ, उसमें वो मेंबर है, उनका पूरा हॉस्पिटल अवैध है और आज भी रेजिडेंशियल कॉलोनी में है। आप चाहे पर्चे ले लीजिए, लेकिन जिस समय एनडीए के वीसी बुलडोजर लेकर के पहुंचे तो सारी बीजेपी डीएम के घर पे थी, सारी बीजेपी डीएम के घर पे थी, सारी बीजेपी। और अखबार में बड़ा बड़ा आया कि पुलिस ने कहा एसएसपी ने फोर्स नहीं है हमारे पास, मतलब वो गिरने ही नहीं दिया, पूरा मौका दिया। हाई कोर्ट का उस पे ऑर्डर है कि भाई वो बिल्कुल अवैध है, पार्किंग का स्पेस है बेसमेंट में, वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे ओपीडी मेडिकल एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि वो चिकित्सा प्रकोष्ठ बीजेपी के मेंबर हैं, नहीं चलेगा। आप कितनी कोशिश कीजिए, बुलडोजर नहीं चला सकते आप उस पे, कितने एग्जाम्पल लेंगे आप, सब जगह यही है बीजेपी के किसी मेंबर पे। और एक और चीज मैं बता दूं, देखिए एक और बड़ा बढ़िया है, अगर समाजवादी में आप या किसी पार्टी में और आपको लगता है अवैध निर्माण है, आप जाके बीजेपी दफ्तर में बैठ जाइए, बुलडोजर की सूंड तो घुस करके वापस चली जाएगी, सूंड दिखाई भी नहीं देगी बुलडोजर की आपको। बीजेपी के दफ्तर में जाके बैठ जाओ आप एक बार, नहीं चलेगा बुलडोजर, आप आजमा के देख लो, मैं सच बता रहा हूं आपसे, झूठ नहीं है। ऋचा जी कह रही है 2012-17 के बीच में सपा में बैठो तो प्लॉट कब्जा, खाली जमीन देखो तो प्लॉट कब्जा करवा देते थे। राजनीति में इतनी बात तो बोलो कि शाम को अपने घर में जाओ तो शीशे में चेहरा तो मिला लो, राजनीति अलग चीज है, कम से कम सच्चाई तो बोले हम लोग, हम पार्टी के हो सकते हैं, कम से कम इतना सच तो बोले। नहीं, बात सच बोलने की नहीं है, बात यहां पर क्या ये दुर्भावना से हो रहा है जियाउर रहमान वर्ग पे, या कानून अपना काम ना करे। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन चुनने कह रहा हूं, कानून अपना काम करे, लेकिन ये उनके साथ इसलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम हैं और जितना उनको टारगेट करेंगे ताकि जो बीजेपी से जुड़े हिंदू हैं वो खुश हों कि हाँ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का इलाज कर रही है, सिर्फ ये दिखाने के लिए हो रहा है। तब तो 1,43,000 से आप कुंदर की हार गए, क्या बात कर रहे हैं विजय जी? शफीकुर रहमान कैसे हार गए, आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, और किससे पूछेंगे? हारे आप हैं तो ऋचा जी क्यों बताएंगे? अच्छा, उसका एग्जांपल सुनिए, एक मुझे 30 सेकंड देना, बस उसके बाद किसी और को टाइम दे देना। अभी मीरापुर में माननीय अखिलेश यादव जी की रैली थी प्रस्तावित 16 या 17 में, तो वो उस दिन नहीं आए क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया, तो हम लोग वहीं थे। तो हमारे पास 3-4 जो मुस्लिम समाज के प्रधान थे वो आए और उन्होंने, हमने कहा, उसी की बात बता रहा हूँ जिसके हाथ में इंस्पेक्टर का वो शर्मा जी थे पिस्टल आया था बाद में 2 दिन बाद, तो उन्होंने हमसे कहा कि राजीव शर्मा थे कि भाई उन्होंने हमें थाने बुलाया कि हम लोग गए वहां पे, और उन्होंने हमसे कहा बिल्कुल सीधा कि एक काम करना, अपने घर में रहना, वोट डालने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए सीधा बोल रहा हूँ क्योंकि राजीव शर्मा जी कहीं सुन रहे हो तो वो भी शायद मेरे ऊपर केस कर दे तो कर दे, क्योंकि मैं उन्हें ले आऊंगा। जब हम लोगों ने उनसे बात की, सीधा उसने कि सीधा बोली ये बात, तो बाद में जब हमने कहा कि हम बुलाते हैं उनको, इतनी बड़ी बात नहीं करते, जब आपको चुनाव के नतीजों पर विश्वास ही नहीं है सीधा बोलो तो फिर ठीक है। जब सीधा पूर्व प्रधान से धमकी दोगे कि आपको वोट डालने नहीं आना, तो क्या करेगा? ये तो सीधा डरा रहे हैं। और 3 दिन बाद वो पिक्चर आई उन्हीं की पिक्चर आई कि पिस्टल ताने हुए वो अपना महिलाओं के ऊपर डरा रहे हैं, और हमने तभी कहा कि मैंने कहा ये वही एसएचओ है जिसकी पहले शिकायत। ऋचा जी से एक सवाल ले लो। ऋचा जी, दरअसल एक उपचुनाव में 7-2 जरूर रहा, लेकिन जब एनालिसिस आई तो कहा पीडीए की काट नहीं ढूंढ पाई है। पीडीए, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिएगा, फिर मैं पूरा टाइम दूंगा, नहीं तो फिर वो तू मैं वाली बहस हो जाती।
इसीलिए अब उस ए पर जोर है, चाहे वो ए आधी आबादी हो, ए अल्पसंख्यक हो या ए अगड़ा हो। अगड़ा और आधी आबादी को मनाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों पर डंडा चलाया जा रहा है कि पीडीए टूटना चाहिए कैसे भी। आदरणीय पुष्कर सर, देखिए मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगी और वो पर्सनल सवाल नहीं है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं टीवी पर। नहीं, अब आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए। चलिए विजय जी प्लीज आप बोलिएगा नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैचारिक बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे ऊपर। अरे मुझे दिक्कत नहीं है, खूब बोलने दीजिए। अरे फिर बोल लीजिए, क्या बेहूदगी है। ठीक है आप बोलिए। आप ऋचा जी, कोई नहीं बोलेगा, ना मैं ना कोई बाकी 3 पैनलिस्ट। मैंने वैचारिक विचारधारा को ज्वाइन किया था, राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को ज्वाइन किया था, जो ये कहते थे कि राम कृष्ण और शिव में इस देश की आत्मा निवास करती है, और उसी देश की आत्मा की जब खुलेआम प्रतियां समाजवादी पार्टी सड़कों पर जलाती है तो हम जैसे युवा उसको छोड़ देते हैं और गर्व के साथ छोड़ देते हैं। एक और आरोप था कि पीडीए की बात करने के बाद, अरे भाई पीडीए तो दारा सिंह चौहान भी छोड़कर चले गए, पल्लवी पटेल भी छोड़कर चली गई, उसके बाद पूजा पाल भी चले गए, ओम प्रकाश राजभर भी चले गए, और आजम खान जी बता रहे हैं कि आप लोग उनके उत्पीड़न में भी साथ में नहीं खड़े हैं। तो पीडीए का नारा तो किस तरीके से खोखला है, या पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ये समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब आते हैं कि देखिए संभल की बात पुष्कर सर, इसको बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे क्यों इतनी जल्दी थी, तो शायद उन्होंने इस पूरे केस को पढ़ा ही नहीं कि ये कोई जल्दीबाजी में नहीं हुआ है। संभल की जो इमारत है, इसको 1920 में एएसआई ने अपना मॉन्यूमेंट घोषित किया था, और अपना एएसआई ने जब मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया तो वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस चैनल पर बैठकर केवल 5 सवाल पूछना चाहती हूँ, और 5 सवालों का जवाब मुझे चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक दे दें, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे दें। कि पहला, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 जो कि उस इमारत पर लागू होता है जो मस्जिद नहीं है, क्या है ये अभी तय होना बाकी है। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संभल की इस इमारत पे लागू नहीं होता है। सन 1920 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और एएसआई ने इस संभल की इमारत को अपने संरक्षण में ले लिया। 2018 में एएसआई की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिस एफआईआर में यह जिक्र किया गया कि इस इमारत के स्वरूप और संरचना में बदलाव किया जा रहा है। कौन लोग थे जो स्वरूप और संरचना में बदलाव कर रहे थे? पुराने समय की बात है, आपको पढ़ना और देखना चाहिए। 2024 में एएसआई ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और ये दाखिल करके कहा कि मस्जिद और इंतजामिया कमेटी के लोग हमको ही नहीं अंदर जाने दे रहे हैं। ये कौन सा कानून है और ये कौन से संविधान के रक्षक समाजवादी पार्टी के हैं जो कि एएसआई को ही उसके भीतर नहीं जाने दे रहे? तो कानून के शासन में व्यवधान कौन डाल रहा था? 2012 तक उसी हरिहर मंदिर के स्वरूप में, जिसको कि गजेटियर में माना गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसका निर्माण कराया था, उसके एक हिस्से में वहां पर हिंदू लोग भी जाते थे और अपने तमाम रिचुअल्स को वहां पे फॉलो करते थे। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो शफीकुर रहमान बर्क ने उस पूरी इमारत के जो है स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और वहां पे हिंदुओं की आवाजाही के ऊपर भी रोक लगा दी। तो अब मुझे आप ये बताइए कि वहां पे कानून के शासन में व्यवधान कौन लोग डाल रहे थे? ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ आदरणीय पुष्कर सर, जब इनसे कहो सर्वे तो इनको खुदाई समझ में आता है, जब इनसे कहो एएसआई तो इनको सीबीआई समझ में आता है, जब इनसे कहो नोटिस तो इनको बुलडोजर समझ में आता है, क्योंकि इनकी समझदारी में ही दिक्कत है। और किस तरीके से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर देश के लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि वहां खुदाई हो रही थी। तो मैं तो ये भी पूछती हूं कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, उनको कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के में और खुदाई में क्या अंतर नहीं मालूम है? तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्वे के वक्त समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरीके की अफवाह फैलाई होगी, जब अखिलेश यादव जी स्वयं सदन में अफवाह फैला रहे हैं, देश को मिसलीड कर रहे हैं, इस देश की जनता को मिसलीड कर रहे हैं। और वही समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क जब पहले दिन शांतिपूर्ण सर्वे हो गया
उसके बाद जुमे की नमाज के दिन उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा कि हम सर्वे की मुखालफत करते हैं, और 24 तारीख को ये निकल आए जूते, चप्पल, हथियार और तमाम तरीके के अवैध चीजों के साथ कि हम कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को नहीं होने वहीं देंगे। आना पड़ेगा और ऋचा जी, वहीं आना पड़ेगा मुझे। फिर प्रशासन कहां सो रहा था जब शुक्र को दोपहर 2:30 पर बर्क साहब ये कह रहे थे ये मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। आदरणीय पुष्कर सर, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूं। बर्क को नोटिस दिया जा चुका था कि वो शांति व्यवस्था को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, और बर्क उसके बाद जुमे की नमाज के दिन लोगों को भड़काने, ये नोटिस है, मैं आपको भेज दूंगी, लिखावटी में नोटिस है। सुन तो लेती आप तो नोटिस पे सवाल कहाँ है? नोटिस तो 1500 पूरी बात हो जाने दीजिए आदरणीय पुष्कर सर। और जुमे की नमाज के दिन लोगों को भड़काकर जियाउर रहमान बर्क स्वयं भाग चले कहीं और अब जब जिन लोगों को भड़काया था, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने चप्पल चलाई, जिन्होंने गोलियां चलाई, उनके ऊपर बिल्कुल कानून को अपने हाथ में लेने की कार्रवाई होगी। ठीक है विजय राठी, जल्दी से मैं फिर आदर्श उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। पुष्कर सर, एक अंतिम लाइन आप पूछ रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? अब कहिए तो पुलिस लोगों के जाकर जूते चप्पल, पुलिस अगर लोगों के जाकर जूते चप्पल भी ले आती तो कहते थे कि मुसलमानों को चप्पल नहीं पहनने देते। अब आप बताइए कि आप अपने घर से जूते चप्पल लेकर निकल आएंगे? मुझे तो डिबेट पे बड़ा कभी कभी रश्क आता है। सब पढ़े लिखे वो प्रोफेसर हैं, आप भी पीएचडी किए हुए हैं, मतलब सियासत में मैं तो कानूनी सवाल पूछ रही हूँ, 5 सवाल पूछे, उसका जवाब दे दे रहा हूं। हाँ ठीक है। कौन नहीं अंदर जाने दे रहा था? 2018 अब खत्म हो गया। नहीं, फिर आदर्श जी आएंगे नहीं और संदीप जी, उन दोनों को मुझे टाइम देना ना। ऋचा जी बस हो गया, वो दे रहे हैं ना जवाब। कानून का कौन पालन नहीं करने दे रहा था? ऋचा जी भी कभी कभी मेरी बात भी नहीं आप सुनती हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टाइम दे दीजिए। बात एकदम सुन रही हूँ। मैं एक छोटे से सेंस ऑफ ह्यूमर से शुरुआत करूंगा। हमारे एक प्रोफेसर थे, हालांकि मैं भी बन गया बाद में, वो ये कहते थे कि जब बच्चों पे थोड़ा सा माहौल बनाना है तो क्या करना है। अब सुन तो लो बहन जी सुनो तो। अब ये नहीं, मैं देखिए इतना लोकतंत्र है, थोड़ा तो सुनना ही पड़ेगा ना। और नेतागिरी में चले गए प्रोफेसर साहब। अब बहस पे बात कर रहा हूँ, बहस पे उसी से जुड़ी है ना। ये तो जूते चप्पल और पत्थर लेकर रिएक्ट करने पर बात करते हैं। आप देखिए, अच्छा ठीक है, आ गई चप्पल आ गई, पत्थर, गोलियां, पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोलियां पाई गई हैं, और ये वही गोलियां हैं जो 2012 से 17 अब आप चाह रहे हैं कि हम आपसे ही ग्रिल करते रहे। लोगों ने आके छुपाई थी, अब वो निकल रही हैं। ठीक तो है, निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। बस ठीक। चलिए मैं आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ। रिलैक्सो लखानी की सारी चप्पल आ गई, अब बात करते हैं। हमारे एक प्रोफेसर ये बोलते थे कि जब क्लास में बढ़िया माहौल बनाना हो, कानून के सर्वे पर चप्पल चलाने को इतना इजीली लेते हैं, यही आपके प्रोफेसर होने पर सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए उनकी प्रोफेसरशिप अभी चेक हो जाएगी। सुन तो लीजिए, राजनीति चलती रहेगी, थोड़ा हंसना भी चाहिए। ऐसा है, देखिए प्रोफेसर ये बोलते थे कि जब माहौल बढ़िया बनाना हो क्लास में तो 2-4 बढ़िया टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, कई एक्ट बताने हैं। तो उसमें 1920, 1958, 2024 और 1991। मेरा एक ही सवाल है, आपने 40,000 जगह ऐसी चिन्हित की है, 40,000 जगह आपने ऐसी चिन्हित की है कि जहाँ मस्जिद बनी हुई है मंदिर के ऊपर। तो क्या आप 40,000 जगह को, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ ना, 40,000 जगह क्या आप खुदाई और सर्वे करेंगे? क्या आप नौकरी की बात नहीं करेंगे? क्या आप प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं करेंगे? क्या आप पढ़ाई की बात नहीं करेंगे? महंगाई की बात नहीं करेंगे? संविधान की बात नहीं करेंगे?